नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट टाइम हम लोगों ने वीडियो बनाया था 16 नंबर का टेस्ट पेपर, जो एडुरेरिया का 16 नंबर का टेस्ट पेपर हम लोगों ने बनाया था। वो जो है जुनून सीरीज का जो है अंतिम टेस्ट पेपर था। और जो है आज से हम लोग जो है अभ्यास सीरीज का पहले नंबर का टेस्ट पेपर शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत 10 टेस्ट पेपर आपको सॉल्व करने को मिलेंगे और प्रत्येक पेपर में जो है 150 क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। साथ ही उनका क्रमबद्ध तरीके से एक्सप्लेनेशन भी बताया जाएगा। तो आज से हम लोग जो है अभ्यास सीरीज का पहला टेस्ट पेपर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है कि रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्दों के आधार पर कीजिए। तो इसमें कथन दे रखा है कि भारत में सबसे प्राचीन और पठनीय शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक के हैं। वे आमतौर पर जो है ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में जो है आपको बताना है ए ऑप्शन की जगह किस लिपि में और किस भाषा में लिखे गए हैं। तो ये जो है ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और ये शिलालेख जो है मौर्य इतिहास और अशोक की उपलब्धियों को जानने का प्रमुख स्रोत भी है। और 14वीं शताब्दी में जो है फिरोज शाह तुगलक को जो है 2 अशोक स्तंभ मिले। एक जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ में और दूसरा जो है हरियाणा के टोपरा नामक स्थान पर मिले थे, जिसमें से जो है फिरोज शाह तुगलक उन शिलालेखों को दिल्ली ले आया और अपने जो है साम्राज्य के विद्वानों को इन शिलालेखों को पढ़कर समझाने को कहा था, लेकिन वे इसको पढ़ने में असफल रहे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड में सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो सूची फर्स्ट में दे रखा है नवपाषाणकालीन बस्तियां और सूची सेकेंड में दे रखा है उनकी जो है स्थिति। तो चिरांद जो है ये कहाँ पर है? तो चिरांद जो है बिहार में आता है, तो इसका मिलान जो है तीसरे से हो जाएगा। जो है बुर्ज होम कहाँ पे पड़ता है? ये जो है कश्मीर में है, तो इसका मिलान चौथे से हो जाएगा। अगला है कोल्डी हवा, ये कोल्डी हवा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, इसका मिलान पहले से हो जाएगा। और उतनूर कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है, इसका जो है दूसरे से मिलान हो जाएगा। अगला है पिकली हल, इसका मिलान कर्नाटका से हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? जो है डी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर तीसरा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त महान स्नानागार का परिमाप क्या है? तो इसका परिमाप है 11.88 मीटर लंबाई, 7.01 मीटर चौड़ाई और 2.43 मीटर जो है गहराई। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर चौथा। हड़प्पा सभ्यता जो है किस धातु युग से संबंधित मानी जाती है? तो ये जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, कांस्य युगीन मानी जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर पांचवा। शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद के किस अध्याय में आया है? तो ये जो है 10वें अध्याय में आया है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर छठवां। जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो यहाँ पे छठे में करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। हालांकि चारों वेदों में जो है जन शब्द अर्थात जो है कबीलाई लोग का उल्लेख बहुत बार किया गया है, पर वहाँ पर जो है जनपद या लोगों के आवास का कोई उल्लेख हमें नहीं मिलता है। यह शब्द सबसे पहले उत्तर वैदिक ग्रंथ ब्राह्मण में मिलता है, जो कि 800 ईसा पूर्व पहले का नहीं माना जाता है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सातवां नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि जैन धर्म के सिद्धांतों के प्रचार के लिए पाली भाषा को अपनाया गया था। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर दूसरा। अधिकांश जैन धर्म से जुड़े साहित्य की रचना जो है अर्ध मगधी में किया गया है। तीसरा कथन है कि 6वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र में जैन ग्रंथों के संकलन का काम पूरा किया गया। चौथा कथन है कि जैन धर्मावलंबियों ने कन्नड़ भाषा के विकास में पर्याप्त योगदान दिया। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो सातवें में देखा जाए एक तो दूसरा सही है
और अगला जो है चौथा सही है। लेकिन यहाँ पे पहला गलत है और तीसरा भी गलत है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि जैन धर्म के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा को नहीं बल्कि प्राकृत भाषा को अपनाया गया था, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे देखा जाए तो सही है। तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि जैन धर्म के संकलन का कार्य जो है छठी शताब्दी में पाटलिपुत्र में नहीं बल्कि जो है बल्लवी गुजरात में पूरा किया गया था। तो यहाँ पे तीसरा भी गलत है। तो सही कौन सा होगा? दूसरा, चौथा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8वां। यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित होने वाली प्राचीनतम भारतीय साहित्य ग्रंथ कौन सा था? तो इस ग्रंथ का नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो जो है गुप्त काल में देखा जाए तो गुप्त काल साहित्य और कला की दृष्टि से भारतीय इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण समृद्ध काल था और गुप्त काल की जो है साहित्यिक प्रसिद्धि कालिदास की रचना से हुई, जिनका काल जो है चौथी शताब्दी का जो है माना जाता है। और वे संस्कृत साहित्य के महान कवि हुआ करते थे और उनकी जो है एक कृति हुई जिसका नाम अभिज्ञान शकुंतलम था। यह जो है विश्व साहित्य में अपना बहुत ही शीर्ष स्थान यानी महत्वपूर्ण स्थान रखती थी यह रचना। और यह राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी से संबंधित रचना थी, जिनका जो है पुत्र भरत जो है बहुत बड़ा शासक बना भारत वंश का, और उन्हीं के नाम पे जो है हमारे देश भारत का नाम जो है भारत पड़ा। और यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद होने वाले प्राचीनतम भारतीय साहित्य का नाम भी अभिज्ञान शकुंतलम है। और भगवद गीता ऐसा दूसरा ग्रंथ है। पहला जो है कौन सा है? अभिज्ञान शकुंतलम है और दूसरा है जो है भगवद गीता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि पाल शासक धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। दूसरा कथन है कि पाल शासक देवपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तीसरा कथन है कि पाल शासक बौद्ध मत के संरक्षक थे। चौथा कथन है कि पाल शासकों ने ब्राह्मणों को खूब दान दिया था। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 9वें में देखा जाए तो एक तो तीसरा सही है, चौथा सही है, लेकिन पहला और दूसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है पाल शासक धर्मपाल ने नहीं बल्कि इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने करवाई थी। इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। और बिहार के भागलपुर जिले में स्थित जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना जो है पाल शासक धर्मपाल ने की थी, ना कि देवपाल ने इसकी स्थापना की थी। तो यहाँ पे पहला दूसरा गलत है। तो यहाँ पे तीसरा चौथा सही होगा, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां। किस चोल शासक ने जो है गंगई कोंड चोल यानी गंगा का चोल विजेता की उपाधि ग्रहण की? तो 10वें में करेक्ट आंसर क्या होगा? राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है चोल राज का जो है प्रसिद्ध जो है शासक था और कलिंग के रास्ते बंगाल का अभियान राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में सबसे उल्लेख था। और इसमें जो है चोल सेनाओं ने जो है गंगा नदी पार कर 2 स्थानीय राजाओं को हराया और इस विजय की स्मृति में राजेंद्र प्रथम ने जो है गंगई कोंड चोल यानी गंगा का चोल विजेता की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11वां। दिल्ली सल्तनत के किस शासक का मूल नाम उलूग खान था? तो दिल्ली के जो है किस शासक का नाम जो है उलूग खान था, ये बताना है। तो सही जवाब है बलबन का नाम जो है उलूग खान था। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बलबन जो है 1266 से 87 ईस्वी तक जो है दिल्ली सल्तनत का एक शक्तिशाली शासक था और उसका मूल नाम जो है उलूग खान था। वह एक तुर्की मूल का सरदार था और गद्दी पर बैठने से पूर्व वह जो है नसरुद्दीन महमूद के साथ अपनी पुत्री का विवाह करके वह अपनी स्थिति को बहुत ही मजबूत करने में सफल रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां। सूची फर्स्ट यानी सूची फर्स्ट में दे रखा है सल्तनतकालीन विभाग और सूची सेकेंड में दे रखा है उनसे संबंधित कार्य। तो उनको सम्मिलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो दीवाने जो है बंदगान का मिलान किससे होगा? दास विभाग से होगा और फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया विभाग है, तो इसका मिलान होगा दास विभाग, दूसरे से मिल जाएगा। अगला है दीवाने इंशा, तो इसका मिलान होगा राजकीय पत्राचार से। तो यहाँ पे
चौथे से मिलान हो जाएगा। दीवाने अर्ज है अगला, तो इसका मिलान होगा सैन्य विभाग से। अगला है दीवाने रिसालत, इसका मिलान होगा धार्मिक प्रबंधन से। तो इस प्रकार यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां। मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि मीर बख्शी मुगल कालीन साम्राज्य की गुप्तचर और सूचना सेवाओं का प्रमुख होता था। दूसरा कथन है कि मुगल काल में गुप्तचर अधिकारी को जो है वाकियान वीस कहा जाता था। तीसरा कथन है मुगल काल में सूचना अधिकारी को बरीद कहा जाता था। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 13 में देखा जाए तो यहाँ पे एक तो पहला कथन सही है, लेकिन यहाँ पे दूसरा तीसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है मीर बख्शी जो था वह जो है मुगल कालीन साम्राज्य की गुप्तचर और सूचना सेवाओं का भी प्रमुख होता था, लेकिन जो है गुप्तचर अधिकारी को जो है बरीद कहा जाता था और सूचना अधिकारी को जो है वाकियान वीस कहा जाता था, और साम्राज्य के सभी जो है भागों में नियुक्त किए गए थे ये लोग। ऐसा जो है उसमें जो है कहा गया है इसके जो है मुगल कालीन साम्राज्यिक व्यवस्था में। और उनकी रिपोर्ट जो है दरबार में बादशाह के सामने मीर बख्शी के माध्यम से ही प्रस्तुत की जाती थी। तो इस प्रकार यहाँ पे दूसरा तीसरा गलत हो जाता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। तो सूची फर्स्ट का सूची सेकेंड से मिलान करते हैं। तो विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया? तो इनका नाम था हरिहर द्वितीय। और किस शासक के दरबार में अष्टदिग्गज कवियों को आश्रय प्रदान किया गया था? तो इनका नाम था कृष्णदेव राय। और अगला है किस शासक के काल में यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था? तो इसका सही जवाब है देवराय द्वितीय। अगला है विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो इसका करेक्ट आंसर है दूसरे से मिलान हो जाएगा बुक्का प्रथम। अगला है गोगरी महल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना राजा मानसिंह द्वारा की गई, छठे से हो जाएगा। अगला है जौनपुर नगर की स्थापना करने वाला शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। तो इसका मिलान पांचवें से हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करें तथा उपयुक्त कूट की सहायता से अपने उत्तर का चयन करें। तो सूची फर्स्ट का सूची सेकेंड से मिलान करते हैं। तो यहाँ पे पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार स्थापित किया। तो इन्होंने 1510 में अपना अधिकार स्थापित किया, तीसरे से मिलान हो जाएगा। और पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग यानी किला जो है कोचीन में स्थापित किया। कब किया? 1503 में। तो पहले से मिलान हो जाएगा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को पुर्तगाली क्षेत्रों के लिए भारत में प्रथम गवर्नर बनाया गया। तो कब बनाया गया? 1505 ईस्वी में। अगला है पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी कब बनाया? तो 1530 ईस्वी में। तो ये मिलान हो गया। तो अब जो है यहाँ पे देखा जाए तो करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 है। सूची फर्स्ट जिसमें दे रखा है उत्तर मुगलकालीन राज्य तथा सूची सेकेंड जिसमें दे रखा है संस्थापक को सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो सूची फर्स्ट का मिलान करते हैं सूची सेकेंड से। तो बंगाल के जो है संस्थापक कौन थे ये आपको बताना है। तो बंगाल के जो शासक थे, संस्थापक थे, तो जो है मुर्शीद कुली खां थे। तो इनका मिलान हो जाएगा तीसरे से। अवध के संस्थापक थे जो है बुरहान उल मुल्क यानी सादत खां। तो दूसरे से मिलान हो जाएगा। अगला है हैदराबाद के जो है निजाम उल मुल्क थे जिन्होंने हैदराबाद की स्थापना की। मैसूर की स्थापना जो है हैदर अली ने की थी। तो इस प्रकार यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। बंगाल के निम्नलिखित नवाबों का शासन क्रम जो है काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। तो मुर्शीद कुली खां का जो है शासन क्रम रहा 1700 से 1727 के मध्य। अली वर्दी खां का जो है शासन रहा
1740 से 56 तक। शाह शुजा का शासनकाल था 1727 से 39 तक। सरफराज खां का नेतृत्व जो है शासनकाल था 1739 से 40 तक। तो इस प्रकार यहाँ पे क्रम बनेगा सी ऑप्शन का। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 है, रिंग फेंस यानी घेरे की नीति का प्रणेता कौन था? तो घेरे की जो नीति थी उसके प्रणेता थे वॉरेन हेस्टिंग। ये जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, फराइजी कौन थे? तो फराइजी जो है हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो है फराइजी विद्रोह जो है पूर्वी बंगाल में जो है फरीदपुर में दादू मियाँ के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध चलाया गया एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। और देखा जाए तो फराइजी लोग जो है हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा स्थापित एक मुस्लिम पंथ के अनुयायी थे। और शुरुआत में इस आंदोलन का उद्देश्य जो है इस्लाम में सुधार करना था, लेकिन आगे चलकर इसका उद्देश्य बंगाल से अंग्रेजों को निकालकर बाहर करना हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, 1857 की क्रांति के नायक मंगल पांडे को कब फांसी की सजा दी गई? तो मंगल पांडे को फांसी की सजा जो है 8 अप्रैल 1857 को दी गई। 8 अप्रैल 1857 को दी गई। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो 1857 की जो क्रांति हुई उसके सूत्रपात जो थे बैरकपुर छावनी के स्वतंत्रता प्रेमी सैनिक मंगल पांडे को माना जाता है। और जो है 29 मार्च 1857 को नए कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज़ उठानी चाहिए और आवाज़ उठाई भी, और अपनी यूनिट के अंग्रेज जो है सार्जेंट मेजर पर गोली भी चलाई। इसका परिणाम यह देखने को मिलता है कि अंग्रेज सेना ने उन्हें काबू कर लिया और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी की सजा दी गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। कथन ए कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। कारण आर कह रहा है सामाजिक आर्थिक आंदोलनों के जड़ में बुद्धिवाद, मानवतावाद तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। तो 21 में देखा जाए तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आर दोनों सही है तथा आर एक की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, मिलान करना है राजनीतिक संस्थाओं का मिलान करना है उनकी स्थापना से वर्ष से। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में हुई और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1851 में हुई और बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना 1836 में हुई और बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में हुई। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, सूची फर्स्ट जिसमें विदेश में स्थापित क्रांतिकारी संगठन दे रखा है तथा सूची सेकेंड जिसमें स्थान या केंद्र दे रखा है को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो सूची फर्स्ट दे रखा है, सूची सेकेंड दे रखा है। तो गदर पार्टी का दे रखा है कि गदर पार्टी का जो केंद्र क्या था। तो गदर पार्टी का जो केंद्र था वो सैन फ्रांसिस्को यूएसए था। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका यानी यूएसए था। और इंडिया हाउस का जो है स्थापना जो है कहाँ पे हुई? लंदन ब्रिटेन में हुई। और यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना जो है सिएटल यूएसए में हुई। और स्वदेशी सेवक गृह की स्थापना जो है वैंकूवर कनाडा में हुई। इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि एनी बेसेंट ने अप्रैल 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। दूसरा कथन है जो है बाल गंगाधर तिलक ने अपनी इंडियन होम रूल की स्थापना सितंबर 1916 में की। तीसरा कथन है तिलक ने अपनी पहली होम रूल मीटिंग बेलगाम कर्नाटका में की। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे
सही है। तो यहाँ पे देखा जाए सही के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पे केवल तीसरा सही है, पहला और दूसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में जो है अब सितंबर 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की, ना कि जो है अप्रैल 1916 में। तो ये अप्रैल 1916 नहीं होना चाहिए, सितंबर 1916 होना चाहिए, तब सही होता, लेकिन गलत है। और तिलक ने जो है अप्रैल 1916 में नहीं बल्कि सितंबर 1916 में अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। तो यहाँ पे जो है बाल गंगाधर तिलक ने अपनी इंडियन जो है होम रूल लीग की स्थापना करी अप्रैल में की थी, ना कि जो है सितंबर में। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया? तो कांग्रेस ने जो है दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है जो है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। 1937 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का गठन निम्न में से किन राज्यों में किया गया? कहां पर किया गया? बॉम्बे, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य भारत, बिहार, उड़ीसा एवं पश्चिमोत्तर प्रांत में मंत्रिमंडलों का गठन किया गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जो है पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा, लेकिन असम, पंजाब शामिल नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है। कांग्रेस कार्य समिति ने कब और कहां भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी थी? तो 27 में देखा जाए तो सही जवाब है सी ऑप्शन, जुलाई 1942 में वर्धा में जो है उन्होंने जो है भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान की। और कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा की अपनी बैठक 14 जुलाई 1942 में जो है संघर्ष के गांधीवादी प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान करी और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को भी अपनी स्वीकृति यहीं पर ही प्रदान की थी। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं को जो है कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। तो राजगोपालाचारी फार्मूला जो है राजगोपालाचारी फार्मूला जो है जुलाई 1944 में जो है प्रस्तावित हुआ और विविल योजना जो है मई 1945 में और शिमला सम्मेलन जो है जून 1945 में और सरकारी दमन के विरोध में गांधी जी का उपवास 21 दिनों का जो था वह जो है फरवरी 1943 में। और पाकिस्तान दिवस जो है कब मनाया जाता है? 23 मार्च 1943 को। तो इस प्रकार से घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। सूची फर्स्ट जिसमें कैबिनेट मिशन के सदस्यों का जिक्र है, सूची सेकंड जिसमें उनका पद दे रखा है को सम्मिलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। तो सूची फर्स्ट का मिलान करते हैं सूची सेकंड से। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस दे रखा है, ये जो थे ये तत्कालीन भारत के सचिव थे, ये सही सम्मिलित है। एवी अलेक्जेंडर जो थे ये जो है तत्कालीन नौसेना मंत्री थे, तीसरे से मिलान हो जाएगा। स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे ये जो है तत्कालीन व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, तो इसका मिलान चौथे से हो जाएगा। तो यहाँ पे 29 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 30 है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में असत्य कथन का चुनाव करना है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे असत्य है कि इसे 1883 में लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त कर दिया गया, ये यहाँ पे असत्य है। तो इसे जो है
1881 में जो है जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन, उन्होंने इसको रद्द किया, लेकिन 1881 में, ना कि 83 में, इसलिए ये ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, सरल आकारिक लक्षणों पर आधारित पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया, यानी किसने प्रतिपादित किया या जो है प्रस्तावित किया? तो यह जो है अरस्तु ने किया, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और बाद में जो है लीनियस द्वारा सभी जो है जीवधारियों को प्लांटी तथा एनिमेलिया जगत में वर्गीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, अदरक तना है जड़ नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें नोड और जो है इंटरनोड होते हैं, इसलिए जो है अदरक तना है, ना कि जड़। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 है, एक तरफ विटामिन या खनिज दे रखा है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित जो है रोग या विकार दे रखा है। तो विटामिन ए से जो है क्षीणता दृष्टिहीनता होता है, विटामिन बी की कमी से जो है बेरी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से जो है रिकेटस होता है, और लौह की जो है के कारण जो है अरक्तता होती है। तो यहाँ पे कितने सही सुमेलित हैं? तो सभी सही सुमेलित है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड दे रखा है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दे रखा है, इसका मिलान किया जाए। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है जीवाणुओं का नाश करने के लिए उपयोग किया जाता है, और जो है श्लेष्मल का जो है प्रयोग किया जाता है, जो है आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो चौथे से मिलान हो जाएगा। अगला है जठर रस का प्रयोग जो है प्रोटीन का विखंडन करने के लिए किया जाता है, और पित्त रस का प्रयोग जो है वसा पाचन में उपयोगी है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ मानव रोग है, दूसरी तरफ रोग कारक सूक्ष्म जीव है। तो मलेरिया जो होता है एक जो है प्रोटोजोआ जनित रोग है, और जो है हेपेटाइटिस ए जो है ये जो है वायरस जनित रोग है, और टाइफाइड जो है जीवाणु जनित रोग है, और खसरा जो है वायरस जनित रोग है, लेकिन यहाँ पे जीवाणु लिखा है, ये सही सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 36 है, जो है इन विट्रो निषेचन यानी IVF के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे 36 में देखा जाए, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है कि निषेचन के बाद जो है युग्मनज को 1 माह बाद माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि जो है समसूत्री विभाजन में 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। दूसरा कथन है कि अर्धसूत्री विभाजन में 2 समरूप जो है संतति कोशिकाएं बनती हैं। तो यहाँ पे असत्य कथन को चुनने के लिए बोला गया है आपसे, तो दोनों ही कथन यहाँ पे जो है सही जो है असत्य है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 38 है, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे देखा जाए, पहले हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को जो है हार्मोन माना जाता है? तो यहाँ पे विटामिन का नाम है विटामिन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन जो है अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण है? पहला है पीयूष ग्रंथि, दूसरा है जो है थायराइड ग्रंथि, तीसरा है लार ग्रंथि, चौथा है एड्रिनल ग्रंथि। तो यहाँ पे जो है 40 में करेक्ट आंसर है पहला, दूसरा और चौथा। लार ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे पहला, दूसरा और चौथा यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि जो है लार ग्रंथि जो है बहिःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है, ना कि अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 है, मिलान करना है
सूची फर्स्ट का सूची सेकेंड से। तो भौतिक राशियों का मिलान करना है एसआई मात्रक से। तो बल आघूर्ण का दे रखा है, तो बल आघूर्ण का जो है एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर, तो इसका दूसरे से मिलान हो जाएगा। यंग गुणांक का जो है एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो पहले से हो जाएगा। पृष्ठ तनाव का जो है एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। चौथा हो जाएगा धारा घनत्व का जो है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? तो यहाँ पे देखा जाए तो लोहे का जो है आपेक्षिक घनत्व जो है पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है, इसलिए जो है पारे पर तैरती है और जो है पानी में डूब जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड का मिलान करें। तो ऊर्जा का रूपांतरण और युक्ति दे रखा है, तो प्रकाशीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तन होगा, तो ये जो है सौर सेल के माध्यम से होगा। चौथे से मिलान हो जाएगा। और विद्युत से जो है ध्वनि में जो परिवर्तन होगा लाउड स्पीकर के माध्यम से। और द्रव्यमान से जो है ऊष्मा में परिवर्तन नाप की रिएक्टर के माध्यम से। और रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश का जो है प्रक्रिया जो है संपन्न होगी ईंधन दहन के माध्यम से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 3.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा? तो इसका मान होगा जो है 2.632 किलो ओम। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। कथन ए दे रखा है कि दीर्घ दृष्टि दोष में पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें जो है दृष्टिपटल यानी रेटिना के पीछे फोकसित होती हैं। कारण आर दे रखा है कि इस दोष को जो है उपयुक्त क्षमता के अभिसारी लेंस का उपयोग कर संशोधित किया जाता है। तो यहाँ पे जो है 45 में देख रखा है कि दोनों तो सही है, कथन ए और कारण आर दोनों सही है, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। दिए गए पदार्थ की किसी एक लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ की किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 1/2 तथा मोटाई 2a है? तो इसका सही जवाब होगा जो है 1 ओम होगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। निम्न युग्मों में गलत का मिलान करना है। सूची 1 में यंत्र दे रखा है, सूची सेकेंड में मापन और उपयोग दे रखा है। इनका जो है मिलान करना है, देखना है कि गलत कौन सा है। तो यहाँ पे देखा जाए बी ऑप्शन क्रायोमीटर के सामने लिखा है रॉकेट इंजन की क्षमता। तो क्रायोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है जो है निम्न ताप को मापने में किया जाता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। तो भंजन से क्या होता है? तो भंजन की क्रिया में उच्च तापमान पर जो है कार्बन के बड़े अणु छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया से पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है, तो इसका मिलान हो जाएगा दूसरे से। प्रगलन का जो है सही है कि तांबे के अयस्क से शुद्ध तांबा प्राप्त करने की रासायनिक विधि में प्रयुक्त एक प्रक्रिया है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है तीसरे से मिलान हो जाएगा। अगला है हाइड्रोजनीकरण। इस प्रक्रिया में जो है खाद्य तेलों पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन प्रवाहित करने पर वह वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाता है, तो चौथे से मिलान हो जाएगा। अगला है वल्कनीकरण। इससे जो है रबड़ का निर्माण होगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा जो है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन है फिनोफ्थलीन अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जो है कोई परिवर्तन नहीं होता। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50।
अधातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सभी अधातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती हैं। दूसरा कथन है कि सभी अधातुएं जो है अनुदान रहित होती हैं। तीसरा कथन है सभी जो है अधात्विक तत्व जो है आवर्त सारणी में पी ब्लॉक में स्थित है। तो सही कथन का यहाँ पे चुनाव करना है। तो यहाँ पे जो है 50 में देखा जाए पहला कथन यहाँ पे गलत है, दूसरा सही है और तीसरा भी यहाँ पे गलत है, इसलिए यहाँ पे केवल दूसरा सही है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 51। समस्थानिकों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है कि समस्थानिक जो है विभिन्न रासायनिक तत्वों के परमाणु होते हैं जिनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं लेकिन उनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है। दूसरा कथन है कि आवर्त सारणी में जो है समस्थानिकों का स्थान भिन्न है क्योंकि उनकी जो है परमाणु संख्या भिन्न होती है। तो कूट के माध्यम से जो है सही जवाब देना है। तो दोनों ही कथन यहाँ पे गलत हो जाते हैं 51 में, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि ध्वनि की जो है प्रबलता इसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। दूसरा कथन है कि ध्वनि का जो है तारत्व इसके आयाम पर निर्भर करता है। तो असत्य कथन को यहाँ पे चुना जाए तो असत्य कथन को देखा जाए तो दोनों ही कथन यहाँ पे असत्य है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्योंकि जो है ध्वनि की जो है प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है ना कि आवृत्ति पर, और जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम छोटा होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। ऊर्जा संरक्षण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसके अनुसार ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। दूसरा कथन है कि रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। तीसरा कथन है कि ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है परंतु विनाश संभव नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए 53 में पहला दूसरा सही है लेकिन तीसरा यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है प्रत्येक स्थिति तथा सभी प्रकार के रूपांतरणों में मान्य है। और जो है देखा जाए तो इस नियम के अनुसार जो है ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, ना तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो सही के लिए पूछा गया है तो पहला दूसरा यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उपचयन। तो उपचयन किसको कहते हैं? अवक्रिया के समय हाइड्रोजन का जो है ह्रास होता है यानी हानि होती है हाइड्रोजन की, उसे जो है उपचयन कहते हैं। अपचयन किसको कहते हैं? अवक्रिया के समय ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो ये दोनों कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से सही कथन कौन सा है। तो सही कथन जो है उपचयन वाला है, अपचयन वाला नहीं। अपचयन में क्या होता है? अपचयन में देखा जाए तो क्या होता है कि अपचयन में जो है हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और जो है ऑक्सीजन का ह्रास होता है, मतलब कि ऑक्सीजन की जो है कमी होती है और जो है हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन है कि अम्लराज के संदर्भ में असत्य कथन को चुनाव करना है। तो अम्लराज के संदर्भ में जो है बी ऑप्शन यहाँ पे जो है असत्य है, क्योंकि HNO3 और HCl का जो अनुपात है वो जो है 3:1 होता है। ये कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो अम्लराज है वो जो है 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं जो है सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है और यह गोल्ड को गला भी सकता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं होती है। इसके अलावा अम्लराज जो होता है वो भवकता द्रव के साथ जो है प्रबल जो है संक्षारक भी है, और यह उन अभिकर्मों में से एक है जो गोल्ड एवं प्लेटिनम दोनों को गलाने में समर्थ है। तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है जो है
इक्वेटोरियल गिनी ने जो है मारबर्ग वायरस रोग के अपने पहले प्रकोप की पुष्टि की है। दूसरा कथन है कि वर्तमान में जो है अल्जाइमर रोग का कोई ज्ञात इलाज नहीं है। तीसरा कथन है कि मारबर्ग वायरस जो है फिलो वायरस परिवार यानी इबोला सहित का एक हिस्सा है, जिसे पहली बार वर्ष 1961 में पहचाना गया था। तीसरा कथन है H3N2 वायरस की पहचान सबसे पहले सूअरों में की गई थी। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा यहाँ पे जो है कथन सही है या कौन सा गलत है, मतलब कि कौन सा विपरीत है, ये बताना है। तो यहाँ पे केवल एक कथन गलत है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? तीसरा वाला। बाकी पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पे स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो है पहली बार वर्ष 1967 में जो है जो ये मारबर्ग वायरस जो है फिलो वायरस परिवार का इबोला सहित का एक हिस्सा है, जिसे जो है पहली बार वर्ष 1967 में पहचाना गया था। तब जो है इसने जो है मारबर्ग, जर्मनी, बेलग्रेड, सर्बिया की प्रयोगशालाओं में एक साथ बीमारी का प्रकोप पैदा किया था। तो यहाँ पे 1961 की जगह 67 होना चाहिए था। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 57। क्रिस्पर Cas9 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि यह जीन संपादन तकनीक है। दूसरा है कि जो है क्रिस्पर एक एंजाइम है। तीसरा कथन है कि Cas9 एक जो है आरएनए अणु है। चौथा कथन है कि डीएनए को काटने का कार्य Cas9 करता है। तो उपरोक्त में से जो है कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो यहाँ पे पहला और चौथा यहाँ पे सही है, लेकिन दूसरा और तीसरा यहाँ पे गलत है। क्रिस्पर जो है एक जो है आरएनए अणु है जो डीएनए के विशिष्ट क्षेत्रों को पहचानता है, और जो है Cas9 यह एक एंजाइम है जो डीएनए को काटने और जो है संपादित करने में मदद करता है। तो यहाँ पे 2 सही है, 2 गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। 3 पेरेंट बेबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ये शिशु को माइटोकॉन्ड्रियल रोग से बचाने की एक तकनीक है। दूसरा कथन है कि जो महिला अंडे की जो है कोशिका दान करती है जैविक माता कहलाती है। तो सही कथन का चुनाव करना है यहाँ पे। तो 58 में देखा जाए तो यहाँ पे पहला कथन तो सही है, लेकिन दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। माइटोकॉन्ड्रियल रोगों को अक्सर मां से ही प्रसारित किया जाता है, इसलिए इस तकनीक का उपयोग करके एक जो है स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वाली महिला के अंडे जो है कोशिका का उपयोग किया जा सकता है, ताकि बच्चे को माइटोकॉन्ड्रियल रोग ना हो सके। तो इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला ही सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। आरएनए हस्तक्षेप यानी आरएनए प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसका उपयोग जीव के जीन की जो है अभिव्यक्ति को कम या बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा कथन है यह जो है लक्षित कोशिकाओं में क्षार संश्लेषण रोकता है। तो असत्य कथन का यहाँ पे चुनाव करें। तो 59 में देखा जाए असत्य कथन का चुनाव करना है, तो दूसरा कथन यहाँ पे असत्य है, पहला यहाँ पे सही है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह जो है लक्षित कोशिकाओं में जो है प्रोटीन संश्लेषण को रोकता है, न कि क्षार संश्लेषण को। तो इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। वेब 3.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि यह वेब 2.0 की तुलना में अधिक जो है केंद्रीकृत है। दूसरा कथन है वेब 3.0 में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो सही कथन का चुनाव कीजिए यहाँ पे। तो 60 में दे रखा है कि दूसरा कथन तो सही है, लेकिन पहला कथन यहाँ पे गलत है। पहला कथन इसलिए गलत है क्योंकि जो है वेब 3.0 एक नए प्रकार की वेब की अवधारणा है, जिसमें जो है उपयोगकर्ताओं को अधिक नियंत्रण
और स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। ये वेब 2.0 की तुलना में अधिक विकेंद्रीकृत, सुरक्षित और स्वायत्त होगा। तो यहाँ पे केंद्रीकृत नहीं होगा, यहाँ विकेंद्रीकृत, सुरक्षित और स्वायत्त होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से गुजरती है, जिसमें कि छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल है। दूसरा कथन है कि मिनिकॉय व मालदीव के मध्य 9 डिग्री चैनल तथा मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य 8 डिग्री चैनल स्थित है। तीसरा कथन है भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है 6 डिग्री 45 जो है मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो यहाँ पे पूछा गया है सही कथन। तो 61 में देखा जाए सही कथन कौन सा होगा। तो कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग एवं 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से जो है एवं पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे 7 नहीं 8 जो है राज्य होना चाहिए, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला है जो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा जो है पॉइंट कहलाता है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और पहले इसका नाम जो है पिग्मेलियन पॉइंट हुआ करता था और ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। तो इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे नहीं, तीसरा सही है। अभी दूसरे के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य जो है मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य जो है 9 डिग्री चैनल और मालदीव व मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल तथा लिटिल अंडमान और अंडमान निकोबार के मध्य जो है 10 डिग्री चैनल स्थित है। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल तीसरा ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 है, जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो जोजिला पर्वत जो है जास्कर जो है पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 है, गंगा के बाएं तट की मुख्य सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व का क्रम क्या होगा। तो पहले होगा रामगंगा, फिर होगा गोमती, फिर गंडक, फिर बागमती। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 है, मानसून पूर्व वर्षा का स्थानीय नाम दे रखा है और राज्य का जिक्र है। तो इनको देखना है कि कौन सा जो है सही सुमिलित है। तो यहाँ पे मानसून पूर्व वर्षा प्राप्त होती है जो औसत वार्षिक वर्षा का लगभग 10% होती है और विभिन्न भागों में इस वर्षा के अलग अलग स्थानीय नाम होते हैं। असम में इसे चाय वर्षा, ये सही है। और जो है बंगाल में काल वैशाखी, तो यहाँ पे चौथा गलत हो गया। और केरल में जो है केरल में आम्र वर्षा, और कर्नाटका में कॉफी वर्षा। तो हम चेरी ब्लॉसम कहा जाता है कर्नाटका में, हाँ दूसरा से ये चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। और ओडिशा में इस वर्षा को नार्विस्टर भी कहा जाता है। तो ये भी सही है। तो टोटल 3 सही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न प्रकार के गुण किस प्रकार के लौह अयस्क के हैं। पहला है इसे औषधि सेलों से प्राप्त किया जाता है। दूसरा है ये पीले रंग का होता है। तीसरा है इसे जो है जल योजित लोहे का ऑक्साइड भी कहते हैं। चौथा कथन है इसमें जो है 35 से 50% तक लोहे का अंश होता है। तो यहाँ पे कौन से लोहे का जो है ये विशेषताएं हैं। तो ये जो है लिमोनाइट की विशेषताएं हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न में से कौन से जनजाति समूह प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित है। संथाल, कनौटा, मारिया, भील और जो है बदागा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा और चौथा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जबकि जो है कनौटा जो है
मंगोल प्रजाति की जो है जनजाति समूह है, और जो है बदागा जो है द्रविड़ प्रजाति की जनजाति समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है, मिलान करना है एल्युमिनियम उद्योग का स्थापना में सहयोगी देशों के साथ। तो जो है जो नाल्को है इसकी स्थापना जो है 1981 में हुई फ्रांस के सहयोग से। अगला है बाल्को की स्थापना 1965 में हुई सोवियत संघ के सहयोग से। और इंडाल्को की स्थापना हुई 1938 में कनाडा के सहयोग से। और वेदांता की स्थापना हुई 1976 में जर्मनी के सहयोग से। और माल्को की स्थापना हुई 1965 में इटली के सहयोग से। और जो है हिंडाल्को की स्थापना हुई जो है 1958 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से। तो इस प्रकार से यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 है, किरीट या कोरोना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि यह सूर्य के वायुमंडल की तीसरी परत के रूप में जाना जाता है। दूसरा कथन है यह केवल पूर्ण चंद्रग्रहण के दौरान ही देखा जा सकता है। तीसरा कथन है यह क्षेत्र अत्यधिक पराबैंगनी और एक्सरे उत्सर्जन का एक शक्तिशाली स्रोत है। तो सही कथन का यहाँ पे चुनाव किया जाए। तो एक तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। क्योंकि यह जो है केवल पूर्ण जो है सूर्य ग्रहण के समय ही देखा जा सकता है, ना कि चंद्र ग्रहण के समय। तो यहाँ पे पहला तीसरा सही है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सूरज की जो है कोरोना में तापमान जो है 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक जो है पहुँच जाता है। और जैसे ही जो है गैसें ठंडी होती हैं वे सौर पवन बन जाती हैं, और यह क्षेत्र अत्यधिक पराबैंगनी और एक्सरे उत्सर्जन का एक शक्तिशाली स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, मिलान करना है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से। तो सूची फर्स्ट में दे रखा है जल संधि, और जो है सूची सेकंड में दे रखा है ये जल संधियां किनको आपस में जोड़ती हैं ये बताना है आपको। तो जो है ओरंटो जल संधि के माध्यम से जो है एड्रियाटिक सागर एवं आयोनियन सागर को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पे इसका मिलान चौथे से हो जाएगा। अगला है टॉरस जल संधि, इसके माध्यम से अराफुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी को जोड़ा गया है। तो यहाँ तीसरे से मिलान हो जाएगा। अगला है बॉस्फोरस जल संधि है, ये जो है काला सागर और जो है मरमरा सागर को जोड़ा गया है, दूसरे से मिलान हो जाएगा। अगला है डोअर जल संधि, इसके माध्यम से इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ा गया है। तो इस प्रकार यहाँ पे कूट बना सी ऑप्शन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें तथा गलत युग्म का चयन करें। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मिलान करना है देश से। तो जो है 17वीं समानांतर रेखा का मिलान होगा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम की सीमा से, लेकिन यहाँ वियतनाम और चीन दे रखा है तो गलत का चुनना है। तो गलत यही है, बाकी जो है सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें तथा गलत युग्म का चयन करें। घास के मैदान का मिलान करना है उनकी अवस्थिति से। तो यहाँ पे देखा जाए गलत युग्म को चुनना है। तो घास के मैदान दे रखे हैं, तो यहाँ पे कैंटरबरी जो है न्यूजीलैंड में है, ना कि उरुग्वे में। तो ये यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि गलत के लिए पूछा गया था। तो गलत बी ऑप्शन है, बाकी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान अफ्रीका में स्थित है। कालाहारी रेगिस्तान, जो है अटाकामा मरुस्थल, जो है नामीब रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान। तो यहाँ पे जो है पहला तीसरा और चौथा अफ्रीका में स्थित है। बाकी जो है अटाकामा रेगिस्तान दक्षिण अमेरिका के प्रशांत तट पर चिली के उत्तर में स्थित है। तो यहाँ पे ये नहीं है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, अंतरिम सरकार 1946 के संबंध में निम्न युग्मों पर विचार करें। पहला है जॉन मथाई को
खनन एवं ऊर्जा मंत्रालय मिला, लियाकत अली खां को वित्त, अशरफ अली को रेलवे एवं परिवहन, जोगेंद्र नाथ मंडल को डाक एवं वायु और CH भाभा को वाणिज्य। तो इनका मिलान किया जाए तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित है। तो जॉन मथाई को मिला उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, इसलिए ये गलत है। लियाकत अली को वित्त मिला, ये सही है। अशरफ अली को रेलवे एवं परिवहन मिला, ये भी सही है। जोगेंद्र नाथ मंडल को मिला विधि जो है मंत्रालय, ये भी गलत है। CH भाभा को मिला कारखान एवं ऊर्जा मंत्रालय, ये भी गलत है। यहाँ पे दूसरा तीसरा सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 74। एक तरफ विषय दे रखा है, दूसरी तरफ जो है अनुच्छेद दे रखा है, तो इनका मिलान किया जाए तो धन विधेयक की परिभाषा जो है 110 अनुच्छेद में आती है, तो ये गलत है। और राज्यपाल की नियुक्ति जो है 155 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये जो है दूसरा सही है। राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन 169 अनुच्छेद के तहत आता है, ये भी सही है। 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध जो है अनुच्छेद 45 के तहत आता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे सही के लिए पूछा गया है, तो C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 जो है युग में सही सुमेलित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही कथन का चयन करें। पहला कथन है कि राज्य की सीमा परिवर्तन या नाम बदलने से पूर्व संसद को राज्य से अनुमति लेना आवश्यक होता है। दूसरा कथन है कि उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित किसी अध्यादेश में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। तीसरा कथन है संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं दी गई है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे जो है अनुच्छेद 3 में जो है किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग से के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण किया जा सकेगा, लेकिन अनुमति लेने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा तीसरा सही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। सूची 1 तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में रिट के प्रकार हैं, सूची सेकंड में उनका आधार है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मिलान किससे होगा? जो है विधि के विरुद्ध किसी को हिरासत में रखना है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट फाइल की जाएगी। और प्रतिषेध का जो है रिट कब फाइल की जाएगी? जो है अधीनस्थ न्यायालय को सुधार संबंधी निर्देश देने हो तब फाइल की जाएगी। इसके अलावा परमादेश देना हो तो जो है सार्वजनिक कर्तव्यों को जो है ना निभा रहा हो कोई, तब जो है इसका जो है प्रतिषेध जो है अधीनस्थ न्यायालय को सुधार संबंधी निर्देश देने के लिए किया जाता है। और परमादेश का जो है सार्वजनिक कर्तव्यों को न निभा रहा हो तब जो है परमादेश रिट फाइल की जाती है, तो इसका दूसरे से हो जाएगा। अधिकार प्रश्न जो है रिट फाइल की जाती है लोक कार्यालय को अनाधिकार ग्रहण करना, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन ए में दे रखा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है गैर न्यायिक एवं विधिक रूप से लागू करने की बाध्यता वाला है। कारण आर दे रखा है कि संविधान निर्माताओं के अनुसार देश में व्यापक जो है विविधता एवं पिछड़ापन इनके क्रियान्वयन में बाधक होगा। तो 77 में देखा जाए तो पहला कथन जो है कथन ए यहाँ पे गलत है, कारण आर यहाँ पे सही है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो संविधान निर्माताओं ने जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायिक एवं विधि रूप से लागू करने की बाध्यता वाला नहीं बनाया है, क्योंकि देश के पास उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे और देश में व्यापक विविधता एवं पिछड़ापन इनके क्रियान्वयन में बाधक होगा। इसलिए उन्होंने बाध्यता वाला नीति निर्देशक तत्व जो है नहीं लागू किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। मिलान करना है, संविधान संशोधन का मिलान करना है उनके मुख्य कार्यों से। तो 61वां संविधान संशोधन हुआ, तो इसमें जो है
इसका विषय वस्तु क्या था, मतदान देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया इसके तहत, तो दूसरे से मिलान हो जाएगा। 104वां संविधान संशोधन हुआ, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, तो यहाँ तीसरे से मिलान हो जाएगा। 84वां संविधान संशोधन हुआ, 1971 की जनसंख्या के आधार पर लोकसभा के स्थानों का आवंटन 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया, तो यहाँ पे जो है इसका मिलान होगा चौथे से। अगला 69वां जो है संविधान संशोधन हुआ, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली घोषित करने से, तो यहाँ मिलान होगा पहले से। तो इस प्रकार यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती तो उस पर मतदान पूर्व चर्चा कराने के लिए जो है कौन सा जो है प्रस्ताव लाया जाता है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, तो इस प्रस्ताव का नाम है गिलोटिन प्रस्ताव। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, जिसे किसी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरा कथन है कि धन विधेयक को केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तीसरा कथन है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति रोक कर रख सकता है, तो सही कथन का यहाँ पे चुनाव किया जाए। तो 80 में देखा जाए सारे ही कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि वह राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है। दूसरा कथन है कि वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करता है और उन्हें पद से हटा सकता है। तीसरा कथन है वह राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, पर उन्हें उनके पद से जो है विमुक्त नहीं कर सकता। चौथा कथन है कि वह राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है और उनकी सेवा शर्तें और जो है कार्यविधि तय करता है। यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो 81 में देखा जाए एक तो पहला सही है और एक चौथा सही है, लेकिन दूसरा और तीसरा यहाँ पे गलत हो जाता है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि राज्यपाल जो है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति तो करता है, पर वह उन्हें उनके पद से हटा नहीं सकता है। यह अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। और तीसरा इसलिए असत्य है क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा एक विशेष संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा ही उनको उनके पद से हटाया जा सकता है, इसलिए तीसरा भी गलत है। तो यहाँ पे पहला चौथा सही है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। सूची फर्स्ट में अनुच्छेद तथा सूची सेकंड में विषय वस्तु दे रखा है और उनको संबंधित जो है युग्म के साथ मिलान करना है और बताना है कि कौन से गलत है। तो 243 में जो है सामने लिखा है सीटों का आरक्षण, ये यहाँ पे गलत है क्योंकि इसमें जो है पंचायतों के कार्यकाल से संबंधित प्रावधान किया गया है, तो गलत यही है। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी बी सी डी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि समृद्धि का अर्थ है देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि। दूसरा कथन है कि आर्थिक समृद्धि का जो है प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी में निरंतर वृद्धि है। तो असत्य कथन को यहाँ पे खोजना है, तो यहाँ पे कोई सा भी असत्य नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 84। आयात प्रतिस्थापन का अर्थ क्या होता है? आयात प्रतिस्थापन का अर्थ होता है जो है अंतर्मुखी व्यापार नीति। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अंतर्मुखी व्यापार नीति क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो भारत द्वारा अपनाई गई औद्योगिक नीति व्यापार नीति से घनिष्ठ रूप से संबंधित है और प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में जो है व्यापार की विशेषता अंतर्मुखी व्यापार नीति ही रही है और तकनीकी रूप से इस नीति को आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है। इस नीति का उद्देश्य जो है आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति करना है। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि विदेश में निर्मित वाहनों का आयात करने के स्थान पर उन्हें भारत में ही निर्मित करने के लिए जो है उद्योग सेक्टर को प्रोत्साहित किया जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। बजट 2024-25 के तहत निम्न में से किस मद पर सर्वाधिक व्यय किया गया? तो सर्वाधिक व्यय जो है ग्रामीण विकास में किया गया। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। लगभग इसमें किया गया जो है
2,65,808 करोड़। लेकिन हालांकि किया तो गया जो है रक्षा क्षेत्र में 4,54,773 करोड़, लेकिन रक्षा का जो है रक्षा क्षेत्र का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, इसलिए दूसरे नंबर पे जो सबसे अधिक सर्वाधिक व्यय किया गया वो ग्रामीण विकास है, और ग्रामीण विकास का जो है यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। इसके बाद जो है शिक्षा में किया गया कितना 1,25,638 करोड़ रुपए, और स्वास्थ्य में किया गया 89,287 जो है करोड़ रुपए, और जो है कृषि एवं संबंधित कार्यकलाप में खर्च किया गया 1,51,000 जो है 851 करोड़ रुपए खर्च किए गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, बजट के संबंध में असत कथन का चयन करें। तो बजट के संबंध में 86 में कि वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग बजट तैयार करने के लिए नोडल निकाय है। तो देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार बजट को सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जाना जाता है, लेकिन जो है यहाँ पे देखा जाए तो वित्त मंत्रालय का जो आर्थिक कार्य विभाग है बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी नोडल निकाय है, ना कि जो है राजस्व विभाग। तो इसलिए यहाँ पे ये कथन गलत है, तो सही आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, मुद्रा अवमूल्यन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो मुद्रा अवमूल्यन के संबंध में सही कथन है पहला ऑप्शन, इस प्रक्रिया से मुद्रा अवमूल्यन करने वाले देश का आयात कम तथा निर्यात बढ़ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, प्रति व्यक्ति आय बराबर ए अपॉन कुल जो है जनसंख्या। तो ए की जगह क्या आएगा, तो ए की जगह आएगा राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि देखा जाए तो किसी देश में प्रति व्यक्ति अर्जित की जाने वाली आय जो है औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, और प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने के लिए उस वित्तीय वर्ष की राष्ट्रीय आय को उस वर्ष की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। इस प्रकार जो है प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, मुद्रास्फीति की अवस्था में निम्न में से किन्हें लाभ होता है। लेनदार, देनदार, स्थायी वेतन वालों को, पेंशन प्राप्त करने वालों को। तो मुद्रास्फीति से जो है किसे लाभ होता है ये पूछा गया है। तो केवल जो है लेनदार को जो है फायदा होता है, बाकी सबको जो है यहाँ पे घाटा उठाना पड़ता है। क्योंकि जो है दीर्घकाल में जो है लॉन्ग टर्म पीरियड में जो है लेनदार को जो है वास्तविक मूल्य से कम मूल्य की मुद्रा लौटानी पड़ेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी। तो इस पंचवर्षीय योजना का नाम है 8वीं पंचवर्षीय योजना, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, मिलान करना है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से। तो कुछ समितियां हैं और उनसे संबंधित विषय हैं। तो भंडारी समिति का जो विषय था वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित था, तो इसका मिलान हो जाएगा चौथे से। स्वामीनाथन समिति का संबंध था जनसंख्या नीति से, तो तीसरे से मिलान हो जाएगा। रंगराजन समिति का मिलान होगा भुगतान संतुलन से, दूसरे से मिलान होगा। राजा चिलैया समिति का जो है मिलान होगा कर सुधार से। तो इस प्रकार यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, आर्थिक नियोजन विषय है। तो आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची का विषय है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके अंतर्गत जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, श्रमिक संघ, वन आदि विषय आते हैं। और समवर्ती सूची वह विषय होता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, चालू खाता के घटकों में शामिल है। पहला है वस्तुओं का आयात, सेवा में व्यापार, तीसरा है वस्तुओं का निर्यात, चौथा है उपहार, पांचवा है प्रेषित धन। तो 93 का करेक्ट आंसर है, ये पांचों ही सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 94, बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेतक है कि जो है केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है बैंक दर में वृद्धि से वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए उधारों की ब्याज लागत बढ़ जाती है, जिसे पूरा करने के लिए वे अपने ग्राहकों को दिए जाने वाले उधारों पर जो है ब्याज दर को बढ़ा देते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 95, अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक
जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे रेपो दर कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया। तो उनका नाम है जो है फणींद्र नाथ घोष। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो इनका नाम था अनुग्रह नारायण सिन्हा। और बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 28 नवंबर 1940 को हुई। और पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे जो बिहार के मुख्यमंत्री भी बने। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 98। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 2020 में किस स्थान पर नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था? तो नशाबंदी आंदोलन कहाँ चलाया गया? जो है शाहाबाद के डुमराव गांव में नशाबंदी आंदोलन चलाया गया। और 13 नवंबर 1920 को नशाखोरी छोड़ने की अपील की गई। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 99। वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो यहाँ पे कैमूर में 31 पॉइंट जो है 56% है। और जमुई में 21 पॉइंट जो है 34%। नवादा में 20.72%। मुंगेर में 20.16%। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 100। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो उस जनजाति का नाम है उरांव जनजाति। तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केवल उरांव जनजाति ने ही भाग लिया था। और यह अधिवेशन 37वां अधिवेशन था कांग्रेस का, जो गया में 1922 में किया गया था। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे देशबंधु चित्तरंजन दास थे। और इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में जो है कुछ विद्रोह दे रखे हैं। सूची सेकेंड में उनके घटनाक्रम दे रखा है। तो चेरा विद्रोह कब हुआ? चेरा विद्रोह हुआ 1800 से 1802 के मध्य। तो इसका मिलान सही है। कोल विद्रोह हुआ 1831 से 32 के मध्य। और भूमिज विद्रोह हुआ जो है 1832 से 33 के मध्य, ये भी सही है। संथाल विद्रोह हुआ 1855 से 1856 के मध्य, ये भी सही है। और जो है खरवार आंदोलन हुआ 1874 में। मुंडा आंदोलन हुआ 1899 से 1900 तक। और ताना भगत आंदोलन हुआ 1914 में। तो इस प्रकार जो युग्म बन रहा है वो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप का कार्यकाल कब से कब तक का है? तो यह जो है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। बिहार में ग्राम सभा का कोरम में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो कोरम में जो है 1/20वां भाग होना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और एक वर्ष में 4 बैठकें भी होना अनिवार्य है। और यह जो है देखा जाए ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच का अंतराल जो है 3 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत जो है शफरुद्दीन मनेरी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है? तो इनका संबंध जो है फिरदौसी संप्रदाय से है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। बिहार में सर्वाधिक आम उत्पादन वाले प्रमुख 3 जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक आम उत्पादन वाले जिले जो है दरभंगा, पूर्वी चंपारण और वैशाली है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और सर्वाधिक केला उत्पादन वाले 3 जिले मधुबनी, वैशाली और मुजफ्फरपुर है। सर्वाधिक अमरूद उत्पादन वाले 3 जिले नालंदा, मुजफ्फरपुर, रोहतास हैं। और सर्वाधिक लीची उत्पादन वाले 3 जिले मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और वैशाली है। और सर्वाधिक आम उत्पादन वाले 3 जिले दरभंगा, पूर्वी चंपारण और वैशाली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? तो यहाँ पे देखा जाए मंझर कुंड जलप्रपात जो है लिखा है। तो मंझर कुंड जो है जलप्रपात जो है सासाराम रोहतास में है।
तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यही गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 107। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि पटना उच्च न्यायालय का गठन भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 को किया गया था। दूसरा कथन है कि पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मिनार्ड डेस जेम्स केमियर थे। तीसरा कथन है कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन है। चौथा कथन है कि उच्च न्यायालय पटना में मुख्य न्यायाधीशों सहित 29 न्यायाधीश है तथा 14 अतिरिक्त न्यायाधीश है। तो सही कथन का चुनाव करना है। तो 107 में देखा जाए चारों ही कथन यहाँ पे सही है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा में स्थित है। दूसरा कथन है बिहार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट जो है उत्पादक राज्य है। तीसरा कथन है बिहार मखाना उत्पादन में देश का प्रथम और एकमात्र राज्य है। चौथा कथन है कि लीची उत्पादन में बिहार का देश में दूसरा स्थान है। तो सही कथन का चुनाव करें। तो 108 का करेक्ट आंसर होगा जो है पहला सही है और दूसरा सही है। तो बिहार मखाना उत्पादन में देश का प्रथम और एकमात्र जो है राज्य है, ये कहा गया है। बिहार मखाना उत्पादन में जो है बिहार मखाना उत्पादन में देश का प्रथम और एकमात्र जो है राज्य है। और बिहार में जो है जूट उत्पादन के 3 कारखाने कहाँ हैं? पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा में। ये भी सही है। और जो है पूर्णिया के जो है मरांगा में एक जूट पार्क स्थापित किया जा रहा है। और बिहार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य है। लीची उत्पादन में बिहार देश का प्रथम जो है राज्य है। तो यहाँ पे जो है चौथा गलत है, तीसरा भी सही है। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर होगा पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे तीसरा भी कर लेना है। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके जो है विवरण से मिलान कीजिए। तो धारवाड़ चट्टान जो है दक्षिण पूर्व बिहार जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा, अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं यहाँ पे। तो इसका मिलान तीसरे से हो जाएगा। अगला है विंध्यन चट्टान, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम बिहार, कैमूर एवं सोन नदी घाटी, रोहतास। तो यहाँ पे चौथा सही है। टर्सरी जो है चट्टान प्रणाली जो है कहाँ पर है? बिहार के हिमालयी तराई क्षेत्र में है, मुख्यतः पश्चिमी चंपारण में। तो इसका मिलान पहले से हो जाएगा। अगला है जो है क्वाटरनी जो है चट्टानी प्रणाली जो है गंगा के मैदानों में है। तो इसका मिलान दूसरे से हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। असत्य कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे चैता दे रखा है। चैता जो है यह चैत माह में गाया जाने वाला लोकगीत है, ना कि फागुन माह में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे असत्य कथन था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 111 है। विधेयक निर्माण 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि गुजरात सरकार ने यह विधेयक पारित किया है। दूसरा कथन है यह बुनियादी ढांचा क्षेत्र से संबंधित है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 111 का देखा जाए तो ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्योंकि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए जो है विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024 को पारित किया है, ना कि गुजरात सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 है। दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है, इस पर विचार करना है। तो पहला कथन है इसका आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया था। दूसरा कथन है इसका आयोजन जयपुर में किया गया था। तीसरा कथन है इसका उद्देश्य देश भर के दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों की प्रतिभा को उजागर करना है। तो उपरोक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे केवल तीसरा कथन सही है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला कथन इसलिए गलत है
क्योंकि इसका जो है आयोजन जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया, और इसमें जो है इसका आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया, ना कि जयपुर में, इसलिए पहला दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 है, प्रोजेक्ट नेक्सस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ये भारतीय रिजर्व बैंक और जो है आसियान देशों के केंद्रीय बैंक का संयुक्त सहयोग है। दूसरा कथन है ये सीमा पार से आतंकी वित्त पोषण से संबंधित है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 113 में देखा जाए केवल पहला कथन सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक और आसियान देशों के केंद्रीय बैंक सीमा पार खुदरा भुगतान सेवा के लिए प्रोजेक्ट नेक्सस के तहत सहयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे एक जो है ये भुगतान प्रणाली है, ना कि आतंकी वित्त पोषण प्रणाली है। तो यहाँ पे केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 है, भारत का कौन सा राज्य 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो 114 का करेक्ट आंसर है राजस्थान बन गया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यह योजना 2025 से 2027, 27 से 2030, 30 से 2033 तक 3 चरणों में लागू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 है, डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह दिल्ली में आयोजित किया गया था, और दूसरा कथन है यह आईआईटी दिल्ली और प्रसार भारती द्वारा आयोजित 2 दिवसीय जो है रोबोट प्रतियोगिता थी। तो उपरोक्त में से गलत कथन कौन सा है ये आपको बताना है। तो दोनों ही कथन सही है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना तो पहला गलत है, ना तो दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 116 है, जो है स्टॉर्म एक्स क्या है? तो यह जो है स्पीड कार रेसिंग ईंधन है। तो यहाँ पे इसी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है, भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय टोल फ्री जो है एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू की है। हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो हेल्पलाइन नंबर है 1933। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके अलावा मानस नाम से एक ईमेल सेवा भी शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 है, अमृत वृष्टि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसे कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। दूसरा कथन यह एक जमा योजना है। तो निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो दूसरा कथन यहाँ पे सही है, जबकि पहला यहाँ पे गलत है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक 444 दिन की जमा योजना अमृत वृष्टि योजना शुरू की है। इसके तहत जो है 444 दिन की योजना पर एफडी पर 7.25% की वार्षिक ब्याज मिलेगी। तो ये पहला गलत है, दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए ठाणे बोरीवली जुड़वा सुरंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग है। दूसरा कथन है सुरंग की लंबाई 10.8 किलोमीटर है। तो कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत है, क्योंकि इसकी लंबाई जो है 11.8 किलोमीटर है, और इस सुरंग के जरिए 1 घंटे की दूरी 12 मिनट में तय की जा सकेगी। इसलिए यहाँ पे दूसरा गलत है, पहला सही है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 120, बिहार सरकार द्वारा प्रथम ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है जो है मानवी मधु कश्यप नाम है इनका। ये जो है राज्य की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर नियुक्त हुई हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 121, कोलंबो प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि कोलंबो प्रक्रिया एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है, जिसमें जो है एशिया के 12 सदस्य देश शामिल है। दूसरा कथन है भारत ने मॉरिशस में कोलंबो प्रक्रिया के अध्यक्ष के रूप में इसकी पहली बैठक की अध्यक्षता की। यहाँ पे गलत कथन को बताना है। तो दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, पहला कथन सही है। तो इसमें जो है
भारत ने जो है जिनेवा में जो है कोलंबो प्रक्रिया के अध्यक्ष के रूप में इसकी पहली बैठक की अध्यक्षता की। तो यहाँ पे मॉरिशस नहीं जो है जिनेवा होना चाहिए, इसलिए पहला स्टेटमेंट ही सही है, दूसरा गलत है। दूसरा कथन है कि मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने के लिए पहला मस्तिष्क प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था। तो ये जो है मिर्गी के दौरों को नियंत्रित करने के लिए दुनिया का पहला मस्तिष्क प्रत्यारोपण ब्रिटेन में किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 123 है, विश्व की पहली 100% हाइड्रोजन संचालित वाणिज्यिक यात्री नौका MVC चेंज कहाँ लॉन्च की गई। तो ये जो है कहाँ लॉन्च की गई, तो ये जो है नौका सैन फ्रांसिस्को में लॉन्च की गई। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यह जो है 75 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124 है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, इस पर विचार करें। पहला कथन है जापान के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। दूसरा कथन है भारत इस सूचकांक में 81वें स्थान पर है। तो यहाँ पे भारत 82वें स्थान पर है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है और पहला जो है यहाँ पे सही है। तो सही के लिए पूछा है, ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125 है, किस देश ने भारत को मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल के संचालन का अधिकार दिया है। तो ये मोंगला बंदरगाह जो है कहाँ पे है, ये बांग्लादेश में है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126 है, लंबी दूरी के जो है ग्लाइड बम गौरव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि DRDO ने वायुसेना के सुखोई 30 MK1 लड़ाकू विमान से पहला सफल परीक्षण किया। दूसरा कथन है यह हवा से छोड़ा जाने वाला 1000 किलोग्राम वजनी ग्लाइड बम है जो लंबी दूरी पर स्थित लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। तीसरा कथन है इसे हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत ने विकसित किया। तो उपरोक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है। यहाँ पे देखा जाए 126 में यहाँ पे सभी तीनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसरो और जापान अंतरिक्ष एजेंसी ने जो है अपोफिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन जो है रामसेस की घोषणा की। दूसरा कथन है अब तक का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक जो है सेबेक्स 2 चीनी सेना में शामिल किया गया। तो सही कथन का चुनाव करना है यहाँ पे। तो 127 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 127 का करेक्ट आंसर होगा, दोनों ही कथन गलत है, दोनों ही कथन गलत है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। ये जो है सेबेक्स 2 जो है ये भारतीय सेना में शामिल किया गया है, इसलिए ये दूसरा गलत है। और यहाँ पे इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जो है अपोफिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए जो है मिशन जो है रामसेस की घोषणा की है, ना कि जापान की अंतरिक्ष एजेंसी ने। तो इसलिए दोनों ही कथन गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 128 है, विश्व बैंक द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के स्थान पर जारी की गई रिपोर्ट का क्या नाम है। तो इस रिपोर्ट का नाम है बिजनेस रेडी रिपोर्ट। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि बांग्लादेश ने भारत के साथ जो है अनुसंधान और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग के आदान प्रदान के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की है। दूसरा कथन है मलेशिया ने आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाने और उन्हें आश्रय स्थलों में भेजने के लिए नरसंहार कानून पेश किया है। तो सही कथन का चुनाव करना है। तो 129 में देखा जाए ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो है ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ जो है अनुसंधान और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग के आदान प्रदान के लिए मैत्री अनुदान घोषणा की है, इसलिए पहला गलत है। और जो है तुर्की ने आवारा कुत्तों के लिए यह कानून नरसंहार कानून पेश किया है, ना कि मलेशिया ने। तो दोनों कथन गलत है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया। दूसरा कथन है कि गेवरा और जो है कुशमुडा कोयला खदानें झारखंड में स्थित है। तो कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। तो 130 में देखा जाए तो दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है,
क्योंकि जयशंकर ने जो है 16 से 17 जुलाई 2024 को मॉरिशस की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान मॉरिशस में जो है मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया, ना कि ऑस्ट्रेलिया में, इसलिए पहला गलत है। और ये जो है कोल इंडिया की 2 कोयला खदानें जो है गेवरा और कुसमुंडा छत्तीसगढ़ में है, ना कि झारखंड में, तो ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 131 नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसे जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा कथन है आईआईटी मद्रास ने ओवरऑल कैटेगरी में जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दूसरा कथन है कि मैनेजमेंट कैटेगरी में शीर्ष स्थान आईआईएम अहमदाबाद को प्राप्त हुआ है। चौथा कथन है कि रिसर्च कैटेगरी में शीर्ष स्थान आईआईएससी बेंगलुरु बना है। तो उपरोक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 131 में देखा जाए तो यहाँ पे केवल 3 कथन सही है। आईआईटी मद्रास ओवरऑल कैटेगरी में प्रथम स्थान पर है, दूसरा सही है, और ये जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा ये जारी किया गया, यूजीसी द्वारा, लेकिन ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, इसलिए पहला गलत है, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132 निम्नलिखित युग्मों में से गलत का मिलान करें। तो सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करें तो जो है पवन टरबाइन स्थापित करने वाला देश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इस टाइगर रिजर्व का है केरल में जो है स्थित पेरियार टाइगर रिजर्व, तो ये सही है। अगला है झूमर नृत्य का प्रदर्शन जो है कहाँ किया गया? असम राज्य में 8000 चाय जनजाति कलाकारों के साथ ये झूमर नृत्य का प्रदर्शन आयोजित किया गया, तो यहाँ पे ये युग्म जो है गलत है। और जो है सैनिटरी पैड के लिए खातों में नगद सहायता राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? मध्य प्रदेश बना है, ये भी सही है। अगला है शहीद अग्निवीरों के परिवारों के लिए कारगिल पैकेज की घोषणा करने वाला जो है राज्य है राजस्थान, ये भी सही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यही गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 133 अंतर्दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड किस बैंक द्वारा जारी किया गया? तो यह डेबिट कार्ड जो है पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जारी किया गया, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यह बैंक जो है इस बैंक द्वारा दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए यह कार्ड जारी किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 134 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां सम्मेलन पूसा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में आयोजित किया गया। दूसरा कथन है सम्मेलन का विषय ट्रांसफॉर्मेशन जो है ट्रूड्रस सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम था। तो असत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है, तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई सा भी असत्य नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 135 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है वित्त वर्ष 2023-24 में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश बन गया। दूसरा कथन है विश्व व्यापार संगठन की व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में कृषि निर्यात में भारत का स्थान 8वां था। तीसरा कथन है केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 203.01 गीगावाट हो गई। तो सही कथन का चुनाव करना है, तो 135 में देखा जाए तो तीनों ही कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 136 भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ शुरू किया गया है? तो यह जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो है राइस एटीएम शुरू किया गया है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके तहत जो है राशन कार्ड धारकों को बायोमेट्रिक प्रक्रिया के जरिए अनाज प्रदान किया जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 137 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की कार्यावधि वित्त वर्ष 2024-25 से 2026-27 तक निर्धारित की गई है। दूसरा कथन है इसके तहत ग्रामीण तथा शहरी दोनों इलाकों में 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो असत्य कथन को चुनना है, तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ही कथन असत्य हैं, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2024-25 से 2028-29 के दौरान ये जो है 2.0 प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और इसके तहत जो है ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ और शहरी इलाकों में 1 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि कल्पा स्वर्णा चावल की एक किस्म है। दूसरा कथन है नलगंगा वेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना गुजरात से संबंधित है। तीसरा कथन है पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा की गई है। चौथा कथन है कि मद्रास उच्च न्यायालय ने मंदिर में रखी मूर्ति को
जो है जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान की है। तो उपरोक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पे गलत है, चौथा यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट सही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है कल्पा सुवर्णा जो है एक जो है नारियल की किस्म है, और यह योजना जो है गुजरात की नहीं महाराष्ट्र की है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो है राज्य की सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। तो यहाँ पे ऊपर के तीनों स्टेटमेंट सही है, चौथा सही है। ऊपर के तीनों स्टेटमेंट गलत है, चौथा सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 139 है, विरासत प्रदर्शनी किस मंत्रालय की पहल है? तो विरासत प्रदर्शनी जो है कपड़ा मंत्रालय की पहल है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140 है, किस राज्य सरकार ने राज्य में प्रजनन दर में कमी देखते हुए जो है स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने हेतु व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों के मानदंड को खत्म करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने यह घोषणा की है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 141 है, 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है और 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है। साथ ही कितने विद्यार्थी 2 खेलों में से कम एक खेल खेलना पसंद करते हैं? तो यहाँ पे देखा जाए तो 26 बैडमिंटन, तो ये जो है ये यहाँ पे देखा जाए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 55। क्रिकेट कितने खेलते हैं? 34। तो बैडमिंटन कितने खेलते हैं? 26। तो जो है कुल हो गए 60। अतः दोनों में से कम एक खेल पसंद करने वाले जो है विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो 60 माइनस जो है 55 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है, निरंतर भिन्न में क्या मान होगा इसका? तो इसका मान होगा 1 होगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है 143 नंबर क्वेश्चन, यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो इस इक्वेशन को हमेशा किससे विभाज्य होगा? यह इक्वेशन तो यह जो है 17 से विभाज्य हो जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करें तो जो है इसको तोड़ेंगे तो 81n माइनस 64n आएगा। तो n इक्वल टू n, तब जो है 81 माइनस 64 आएगा 17। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144 है, एक स्कूल में एथलेटिक जो है टीमों के एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में, 26 हॉकी टीम में, 29 फुटबॉल टीम में है। अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 8 तीनों खेलते हैं, तो कितने केवल फुटबॉल खेलेंगे? तो यहाँ पे जो है केवल फुटबॉल खेलने वालों की संख्या 10 होगी, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना ज़्यादा है। 8 वर्ष के पश्चात जो है पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के 2.5 गुना हो जाएगी। 7 वर्ष के बाद जो है पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के कितना गुना हो जाएगी? तो 39/15 गुना हो जाएगी। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 है, एक दूध वाला 30 लीटर पानी और 70 लीटर दूध का मिश्रण करता है। इस मिश्रण का 1/4 हिस्सा बेचने पर वह उसमें जितना मिश्रण बेचा है उतना ही पानी बचे हुए मिश्रण में डाल देता है। अंतिम मिश्रण में पानी का दूध से कितना अनुपात होगा? तो यह अनुपात जो है 19/21 होगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 है, इस इक्वेशन में देखना है कि क्या आंसर होगा। तो इसमें देखा जाए तो x के लिए एक ही हल है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 148 नंबर क्वेश्चन, 2 विद्यार्थियों में 12 एक जैसी कलम बांटने के लिए कितने तरीके होंगे यदि प्रत्येक को कम से कम 2 कलम मिलना आवश्यक है? तो 9 प्रायिकता होगी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 149, यहाँ पे z+1/x का मान क्या होगा? तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा 1 होगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 है, यदि चिन्ह प्लस गुणन को, x योग को, माइनस विभाजन को और विभाजन अंतर को और जो है स्मॉल बराबर को तथा बराबर जो है अधिक को निरूपित करता है, तो निम्न में से कौन सा संबंध सत्य होगा? तो इसको सॉल्व करने पे जो है ये डी ऑप्शन का जो है संबंध सही होगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ही एडुटेरिया द्वारा संचालित अभ्यास सीरीज का पहले नंबर का टेस्ट पेपर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।